हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने लिख दिए हैं, इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि मैग्नेट और कुछ नहीं है, आयरन का ओर है। ठीक है, मैंने एक बार मैग्नेट ली और मैग्नेट के अंदर आपको पता है कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब इस मैग्नेट की एक खासियत है कि एक रीजन होता है इसके आसपास जिसके अंदर ये दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। अगर आप इस रीजन से बाहर दूसरी मैग्नेट को रखोगे तो ना तो ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगी और ना ही रिपेल कर पाएगी। ठीक है, अब अगर आपने इस रीजन के अंदर उस मैग्नेट को रखा तो अगर इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा F, तो ये मैग्नेट भी इसके ऊपर फोर्स F लगाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकती है या फिर दूसरी मैग्नेट के द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है, अब इस रीजन के अंदर भी लोचा है। लोचा ये है कि अगर मैग्नेट दूर होगी तो फोर्स कम लगेगा और मैग्नेट अगर पास होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर है बात आपको। अब इसी बात को आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। इस मैग्नेट का फील्ड क्या है, कम है, और यहाँ पर मैग्नेट का फील्ड क्या है, ज़्यादा है। एक्चुअली में बेटा इस रीजन को ही मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। इस रीजन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है कि नहीं बात आपको। और यहाँ पर वो फील्ड, उसकी फोर्स लगाने की कैपेसिटी कम है और यहाँ पर वो फोर्स लगाने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो रही है बात आपको। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ लाइंस का सहारा लेंगे और उन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। क्लियर है बात आपको। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या, उसको मैं समझाता हूँ। ये एक मैग्नेट थी और आपने क्या किया, नॉर्थ पोल को लिया और उसको इनिशियली यहाँ पर रख दिया। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इस बॉडी के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इसका कुछ इस तरफ आएगा, आके ना। ठीक है, अभी इस पोल को आप यहाँ रख दें तो नॉर्थ को रिपेल, साउथ अट्रैक्ट करेगा। अब नेट फोर्स ऐसे लगेगा। अगर आप इसको यहाँ पर रख दें तो नॉर्थ को रिपेल, साउथ अट्रैक्ट, तो नेट फोर्स ऐसे लगेगा। तो देखें कि इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे, इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे, इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे। अगर मैं इन सभी पॉइंटों को जोड़ूं जो कि नेट फोर्स वाली लाइन पर हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये जो डॉटेड लाइन है, समझ आई बात आपको। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। अगर इसी तरीके से मैं नॉर्थ पोल को ऊपर रखता तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको देखने को मिलती। ठीक है, अब मैं नॉर्थ पोल को थोड़ा सा नीचे रखूँ तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको देखने को मिलेगी। समझ आई है नहीं आई बात आपको। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर रखूं तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं लाइंस को क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, इट इज़ नथिंग बट पाथ ऑफ द नॉर्थ पोल। ये देखो ये क्या है, पाथ ऑफ द नॉर्थ पोल, जहाँ नेट फोर्स लग रहा है उसी के लॉन्ग तो ये लाइन है। इट इज़ नथिंग बट पाथ ऑफ द नॉर्थ पोल व्हेन इट इज़ प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। और इस पोल को आपने फ्री छोड़ा हुआ है मूव करने के लिए, अपनी मर्जी से मूव कर। इट इज़ द पाथ ऑफ द नॉर्थ पोल व्हेन इट इज़ प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड व्हेन इट इज़ फ्री टू मूव। क्लियर है बात आपको। तो जो ये पाथ ट्रेवल करेगा जब ये फ्री है मूव करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसी पाथ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है बेटा, पाथ ऑफ नॉर्थ पोल है ना, पाथ ऑफ नॉर्थ पोल इफ इट इज़ फ्री टू मूव इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात आपको। चलिए, अब दूसरा क्या तरीका है जो इसको डिफाइन कर सकते हो आप। अगर आप नोटिस करें कि ये फोर्स वाली लाइन इस कर्व के क्या है, टेंजेंट है। आके ना देखो, ये फोर्स वाली लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, ये फोर्स वाली लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। ठीक है कि नहीं बात आपको। मतलब अगर आप कोई टेंजेंट खींचते हो किसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर, क्लियर है, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो आपको क्या देगा, पोल के ऊपर लगने वाले फोर्स की नेट डायरेक्शन देगा।
और अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि उस पोल पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड को देगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आप क्या कहेंगे, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व आपको क्या देते हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। भाई टेंजेंट खींचा, टेंजेंट अल्टीमेटली वही डायरेक्शन है जिसके लॉन्ग फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो मतलब इसके लॉन्ग क्या लग रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। नंबर 3 बात, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा आप अज्यूम करते हैं आउटसाइड क्या है, नॉर्थ से साउथ। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड आप मानेंगे क्या, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या मानेंगे बेटा, इनसाइड देखो जरा, इनसाइड हो जाएगा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्लोज लूप, जिसकी आउटर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और इनसाइड डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है। वेरी गुड। 4th पॉइंट देखते हैं, क्या 2 लाइन कभी इंटरेक्ट कर सकती हैं, कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? चलिए देखते हैं। लेट मान लीजिए ये 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई। अब इस पॉइंट P को देखिए आप, ये लाइन 1 से भी बिलोंग करता है और लाइन 2 से भी बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों लाइनों पर है इस समय। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल को अज्यूम करूँ तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट रूल कि अगर इसके टेंजेंट खींचूँ तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसको इस तरफ भागना चाहिए। अब इसके ऊपर भी टेंजेंट खींचा जा सकता है लाइन 2 के ऊपर, और लाइन 2 का टेंजेंट बोल रहा है कि इस तरफ भाग। तो एक समय पर पार्टिकल की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, पार्टिकल मतलब नॉर्थ पोल की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो कभी भी 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्लियर है बात आपको? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर लाइनें क्लोज हैं और यहाँ पर लाइनें क्या हैं, दूर दूर हैं। और इसी बात को दूसरी तरीके से समझे, जब दूसरी मैग्नेट यहाँ पर होगी तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है, और जब यहाँ पर होगी तो फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। तो इन दोनों बातों को अगर मैं कोरिलेट करूँ तो आप कह सकते हैं जहाँ पर लाइनें क्लोज होती हैं वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता है, और जहाँ पर लाइनें दूर दूर होती हैं वहाँ पर फोर्स क्या लगता है, कम। तो अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि जहाँ पर लाइनें क्लोज हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और जहाँ पर लाइनें दूर दूर हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है और मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपस का। कंपस क्या है बेटा, एक डिवाइस है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एक्चुअली में इसके अंदर एक नीडल होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, और ये नॉर्थ पोल होती है। क्या होती है, नॉर्थ पोल, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अलाइन रहती है। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या रहती है, अलाइन रहती है। ठीक है, तो अगर मैं इस नीडल को यहाँ पर रखूँ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स ऐसे लगेगा तो जो नीडल है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। क्लियर है बात आपको? तो आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है हमेशा कैसे अलाइन होती है, आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। क्लियर है? 1 मिनट बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आया? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होती है क्या, मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है बात? तो मैंने ये 2 टॉपिक को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपका एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने लोगों का नज़रिया बदल दिया, सोच बदल दी। ठीक है, उसने 2 लाइनों को इकट्ठा कर दिया। क्या, कौन सी 2 लाइन थी उसको अभी समझाता हूँ। देखो, ओरस्टेड से पहले लोग करंट को अलग पढ़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी को अलग पढ़ते थे और मैग्नेट को अलग पढ़ते थे। क्लियर है बात आपको? लेकिन ओरस्टेड ने इन दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढ लिया था। ठीक है, चलिए वही देखते हैं। ओरस्टेड अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और एक कंडक्टर था, उसमें से करंट कुछ इस तरीके से गुजर रहा था। क्लियर है बात? वो तो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र इस कंडक्टर के आसपास पड़ी कुछ मैग्नेट नीडल पर गई। उन्होंने देखा जैसे ही इसमें से करंट गुजरता है तो जो नीडल होती है इसकी, ठीक है, वो क्या करती है, डेविएट करती है, वो हिलती है। इनिशियल तो सारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होंगे, हाँ के ना, मान लो जो आपकी तरफ वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो सारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नीडल होगी। लेकिन जैसे ही करंट गुजरता है तो ये नीडल क्या होने लग जाती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात आपको? नीडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है।
मतलब इसका क्या मतलब है कि ये कंडक्टर एक मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है और नीडल हमेशा किसके अलोंग अलाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन होती है। तो पक्की बात है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, सर्कुलर शेप की होंगी। समझ आई बात आपको? देखो आप समझो, मेरे को आप मानो कि क्या हूँ, मैं कंडक्टर हूँ, यहाँ पर एक नीडल है, यहाँ पर एक नीडल है, यहाँ पर एक नीडल और एक पीछे नीडल है। अगर आप उनकी डिफ्लेक्शन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक सर्कल मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैं यानी कि कंडक्टर एक मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा हूँ और उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्कुलर है, क्योंकि नीडल हमेशा अपने आप को कैसे अलाइन करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने पता कर ली थी और उन्होंने देखा जैसे ही नीडल को दूर रखा जाता है तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। सर्कल तो बनेगा, उनको अगर आप ज्वाइन करोगे, उनकी टिप को भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो सर्कल तो बनेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? दो बातें, पहली बात कि जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, यस और नो। और आप आगे जाकर आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये r की पावर 2 पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल को पढ़ा है, Gm/r², दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स घटेगा। ठीक है कि नहीं बात? अब क्या किया, इनिशियली आपने इसमें से करंट गुजारा ले 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन जैसे ही आप 10 एम्पियर करंट गुजारते हो, मतलब करंट को बढ़ा देते हो, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा, तो अल्टीमेटली करंट ज़्यादा होने पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। ये बात समझ में आई? यहाँ से एक ही बात निकल कर आती है कि करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में कुछ लेना देना है, क्योंकि करंट ने क्या पैदा कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया है। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होने वाली है, ये तो आपको पता लग गया है। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में तीर मैं ऐसे लगाऊं या अपोजिट लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये देखना बाकी है। उसके लिए आपका कौन सा रूल आएगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या करें आप, राइट हैंड के अंगूठे को कंडक्टर की डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन में रखें। ठीक है, और अगर आपको इस पॉइंट पर बताना है तो देखो ज़रा, इस पॉइंट पर क्या होगा, मान लो मैं कंडक्टर हूँ और मेरे में करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, करंट ऊपर जा रहा है और आप अंगूठे को ऐसे रखें और इस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो आपकी तरफ होगा। समझ भाई, इस पॉइंट पर निकालना है तो इस तरफ होगा। समझ आ रही बात आपको? अंगूठे के रखो और उस पॉइंट को देखो कि उंगलियां कैसे उसके साथ ट्रीट कर रही हैं, उसको बाहर निकाल रही हैं कि अंदर धकेल रही हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट को ये अंदर की तरफ कंप्रेस कर रही हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ये होगी कुछ डायरेक्शन। क्लियर है बात? और इसी तरीके से आप पीछे वाले पॉइंट को देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। क्लियर है बात? तो ये है आपकी डायरेक्शन और जो आपको कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल देता है। तो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हुए। एक एग्जांपल और ले लो कि अगर आपसे पूछे कि करंट ऐसे है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताएं, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखें और देखें उंगलियां इस पॉइंट को कंप्रेस कर रही हैं, तो ये अंदर की तरफ और ये क्या होगा, बाहर की तरफ। कैसे, देख लो आप, ये देखो आप। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो ये बाहर की तरफ है, ये पॉइंट बाहर की तरफ है और ये पॉइंट कैसे है, अंदर की तरफ। और ये आपको पता है कि अंदर की तरफ को क्रॉस से दिखाते हैं और बाहर की तरफ को डॉट से दिखाते हैं। कैसे, इसका मैंने आपको बताया हुआ है। आप एक तीर कमान को सोचो आप, ठीक है कि नहीं बात आपको? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से तीर कमान होता है आपका। तो जब तीर अंदर जाएगा तो आपको ये एक्स दिखाई देगा, हाँ के ना? और जब तीर आपकी तरफ आएगा तो आपको ये चोंच दिखाई देगी। तो चोंच का डॉट है और ये एक्स का क्या है, क्रॉस है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, तो इसमें अंदर की तरफ और इसमें बाहर की तरफ। होपफुली आपको डायरेक्शन भी क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से आपको ये पता चला, मैं सामने लिख देता हूँ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के सामने, कि करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
I से क्या प्रोड्यूस होता है, M प्रोड्यूस होता है, और ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर आपने देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। I से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन किससे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब एक कोयल को इमेजिन करो आप, एक कोयल है मान लो ऐसे, और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आपको मान लो सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करो, मान लो इस पॉइंट पर करंट ऐसे होगा, है ना, देखो तो वो उसको अंदर की तरफ क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, देख लो आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से क्रॉस आ जाएगा। अब ऊपर की वजह से भी क्या आएगा, देखो आप, ऊपर की वजह से भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ऊपर की डायरेक्शन में करंट को रखो और अंदर की तरफ उंगलियाँ, तो क्रॉस। यहाँ की वजह से भी क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो सब तरफ से क्या अंदर की तरफ क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो सेंटर पर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, अंदर की तरफ। क्लियर है बात आपको। एक्चुअली में क्या होगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बनेंगे, समझ आई बात आपको, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास सर्कुलर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो इस तरफ इस तरीके से क्या बनेंगे, आपका इस कंडक्टर के चारों तरफ गोल गोल जलेबी जैसे बनेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है, ये समझ आई बात आपको। और इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल जलेबी जैसा बनेगा, समझ आई बात। इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। अब इसकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर नोट करो आप, देख लो आप, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और यहाँ पर इसकी वजह से भी क्या होगी, अंदर की तरफ। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊं, देखो एक मिनट देखते जाओ, दोबारा से देखते हैं। इस पर्टिकुलर कंडक्टर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तरफ डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर कंडक्टर की वजह से अंदर की तरफ डायरेक्शन, और यहाँ की वजह से भी अंदर की तरफ डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं बात आपको। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी, आंखें ना। क्लियर हो रही है कि नहीं आ रही बात आपको। अच्छा, अब इस चीज़ को समझो आप कि अगर मैं इसके पीछे ऐसी और कोयल लगा दूँ, ऐसी और कोयल लगा दूँ, ऐसी और कोयल लगा दूँ, तो आपकी एक स्प्रिंग जैसा बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनोइड। अभी इस चीज़ को समझिए आप। अगर मैं इसको पलटकर, इस चीज़ को पलटकर ऐसे रख दूँ, समझ रहे हो, ये चीज़ ऐसे थी, ये वाली चीज़, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, समझ आई बात आपको। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था वो अब आपको ऐसे दिखेगा। अब देखो इसको समझो, ये सेंटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा। समझ आई बात आपको। एक कोयल की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ। अगर उसके पीछे एक और कोयल लगा दी जाए तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, उसके पीछे एक और कोयल लगा दी जाए तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इसे बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, एट दी सेंटर होता है। कहाँ होता है, एट दी सेंटर होता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सोचो आप कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, हाँ के ना, और ये एक सोलेनोइड है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक बार मैग्नेट में जो अंदर की तरफ होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कहाँ से होती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये साउथ जैसे बिहेव कर रहा है और ये कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ के जैसे बिहेव कर रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे होंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार बात आप, ठीक है। तो ये सोलेनोइड हो गया आपका। अगर इसके बीच में एक आयरन कोर रखी जाए, देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये एक सोलेनोइड है और इसके बीच में एक आयरन कोर को रखा जाए, तो आयरन कोर क्या करती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करती है। उसकी प्रॉपर्टी है ये कि वो अपने अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगी, ठीक है। तो आयरन कोर को जैसे ही आप रखेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होगी, और किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लंबे समय तक पास हो तो उसके अंदर मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। अगर काफ़ी समय तक अगर आपने रखा तो ये भी एक अपने आप में क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए एक चीज़ और देखते हैं। मान लो एक कंडक्टर है और उसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैं दूसरी मैग्नेट को रख दूँ,
ठीक है। तो ये उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी मैग्नेट भी इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। भाई पहले शुरुआत इसने की, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हमेशा फोर्स आता है किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है बात आपको। अगर उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेट के पास रखा जाए तो, क्लियर है बात आपको, उसके ऊपर क्या आता है, हमेशा एक फोर्स आता है। ठीक है। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है उसको देखते हैं। मतलब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। देखो अब मैग्नेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने देखा ना कि अगर इसमें से करंट गुजरा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और उसके अंदर अगर मैं दूसरी मैग्नेट को रख दूं तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। मैग्नेट इसके ऊपर कब मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, उसका आंसर देता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या करें आप, तीन उंगलियों को इस तरीके से क्या कर दें, अरेंज करें कि सच डेट ये तीनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जब करंट, देखो फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। क्लियर है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये कहता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब करंट परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तब फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। तब क्या लगता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं आप। अगर आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता हो, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको कंडक्टर के ऊपर निकालनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कीजिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, देन द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, देन द force on a conductor is given by the thumb of the left hand rule. Force given by the left hand, thumb of left hand. क्लियर है कि नहीं बात आप, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। दिस इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। ठीक है। देखो करंट तो आपको जो इसमें से गुजर रहा है वो लेना है। अब देखो इस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो इसका खुद का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है और उसी की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा है, नो डाउट। परंतु ये खुद मैग्नेट है तो इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, एक्सटर्नल लेना है। समझ आई बात आपको। जो बाहरी रूप से इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहा है, मतलब इस वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको एज्यूम करना है। देखते हैं एक बार, आपने मोटर को पढ़ा था, है ना। मोटर में मैंने इस तरफ नॉर्थ पोल लिया था, इस तरफ क्या लिया था, साउथ पोल, और कंडक्टर में से करंट ऐसे गुजारा। देखो मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, मैंने इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसको लेना आपको। क्लियर है। और अब आप इस कंडक्टर पर फोर्स बता सकते हो। देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इसके ऊपर। कैसे लगेगा, देखो जरा, करंट की डायरेक्शन जो है उसमें करो उंगली को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर लो, इस उंगली को कर लो, तो फोर्स आपका अंगूठा देगा, और फोर्स कैसे आएगा, अंदर की तरफ आएगा यहाँ पर, और इसके ऊपर कैसे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपका कॉइल है वो क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, और घूमने लग जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इसके साथ अगर एक शाफ्ट को अटैच कर दूं तो वो भी घूमने लग जाएगी, और इसके साथ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, चम्मच लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन कर दूं, और यहाँ से पानी आएगा तो ये घूमेगी, तो पानी को क्या फेंकेंगी, ऊपर की तरफ फेंक देंगी। यहाँ पर मान लो कि एक मेरी टंकी लगी हुई है, समझ आई बात। तो ये घूमते घूमते पानी को इस तरफ फेंकते जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को बात, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल मोटर करती क्या है, आधा तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ के ना, समझ आई बात आपको। आपने स्विच ऑन किया, अपने घर में जो मोटर लगी हुई है, मोटर ने क्या किया, पानी को ऊपर छत पर चढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वाटर। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को, ठीक है। और इसमें किस नियम का यूज़ होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है। ध्यान से देखो कि ये कुछ इस तरीके से एक कोयल है, ठीक है, और कोयल के साथ आपने क्या जोड़ रखे हैं, स्प्लिट रिंग।
ठीक है कि नहीं बात आपको, ये वेल्ड है यहाँ पर, है ना, स्प्लिट रिंग बोलते हैं क्योंकि कटी हुई रिंग है ये, और इसके साथ क्या है, ब्रशेज हैं, और ब्रशेज को आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से, सिंपल सा बस आपका क्या है सिस्टम है। अल्टीमेटली होगा क्या, जब ये रोटेट करेगी कोयल ABCD, अगर ये रोटेट करेगी तो ये PQ स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेंगे क्योंकि ये इसके साथ वेल्ड है, परंतु जो ब्रशेज हैं XY वो रोटेट नहीं करेंगे। और ये ब्रशेज और ये कोयल स्प्लिट रिंग आपकी कंडक्टर होती है, करंट को इजीली अपने अंदर से मूव करने देगी, करंट को ब्लॉक नहीं करेगी। अब जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेट ये नॉर्थ पोल और ये क्या साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। आपको पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ ऐसे जाएगा और फिर यहाँ ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पर अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी अंदर की तरफ। देखिए फोर्स, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो अगर आप एक कॉपी को ज्यूम करें तो वो कॉपी का ये एंड बाहर आएगा, ये एंड अंदर जाएगा, तो क्या वो रोटेट हो रही है, समझ आइए नहीं यही बात आपको, है ना कि रोटेट हो रही है। और अगर इसका नेक्स्ट पिक्चर बनाऊँ हाफ रोटेशन के बाद का, तो होगा क्या, ये होगा DC इधर आ जाएगा, BA इधर आ जाएगा, आंखें ना, और क्योंकि उसके साथ ये वेल्ड हो रखी है रिंग्स, तो रिंग्स भी पलटी मार जाएंगी, Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, लेकिन XY अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। अब करंट इसमें से ऐसे जाएगा और इसमें से ऐसे जाएगा, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहा अपना। क्लियर है। अभी ये क्या होगा, ये चीज़ अंदर जाएगी फिर से, और ये चीज़ कैसे आएगी, बाहर जाएगी। तो जो CD पहले बाहर आ रहा था वो अंदर जाएगा, और जो AB जो पहले अंदर जा रहा था बाहर आएगा। तो फिर से ये देखो हुआ क्या है बेटा, ये चीज़ हुई है, मान लो ये कोयल है, तो ये वाला सिरा यहाँ आ गया पलट के, इस केस में समझ आई बात। अब ये फिर से पलट के ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोगों को बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ घूमने लगी है, किसकी हेल्प से, आपने तो जस्ट करंट पास किया था और एक मैग्नेट रखी थी, परंतु अपने आप ये घूमने लगी है। और घूमने लगी है तो अगर इसके साथ में एक रोड को अटैच कर दो तो वो भी घूमेगी, और रोड पर कुछ इस तरीके से चम्मच लाइक स्ट्रक्चर में डाल दूँ तो वो भी घूमेंगे। मैं एक फ़ोटो और भेजूँगा इसके साथ, ये चम्मच लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो घूमेंगे तो पानी उसे टकराएगा, और देखो ये घूमेंगे तो पानी आया टकराया, और ये पानी को फेंकेंगे ऊपर की तरफ। क्लियर, घूमते घूमते इस तरीके से घूमते घूमते पानी को ऊपर की तरफ फेंक देंगे, और पानी मान लो इस तरफ है, तो यहाँ पर आपका पानी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात, है ना भाई। तो दिस विल बी दी इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है कि नहीं बात। इस पर्टिकुलर रिंग को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। देखो पहले AB में ऐसे था, अभी कम्यूटेटर की हेल्प से AB में कैसे हो गया है, नीचे हो गया, ठीक है, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका EMI। जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे दूंगा EMI का इसके थ्रू, ठीक है। EMI क्या है बेटा, आपका एक कोशिश है जो ये लगाने की है कि जिस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड से आपका करंट प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोबारा सुने, आपने देखा कि करंट से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से देखा भैया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से देखा, है ना। अब ये कोशिश है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है, इसी कोशिश का नाम क्या है, EMI। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और इसके पीछे साइंटिस्ट कौन थे बेटा, आपके माइकल फैराडे, ठीक है कि नहीं बात आपको, माइकल फैराडे। अच्छा जी, EMI क्या है, कोशिश की गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस किया जाए, करंट को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि एक कोयल ली और कोयल के साथ क्या बांध दिया, एक गैल्वेनोमीटर बांध दिया। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या अंतर है, गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट को भी मेजर कर सकता है, बस ये अंतर है। और एक चुंबक रखी यहाँ पर, तो चुंबक रखी तो वो सोच रहे थे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि जब कोयल में करंट होगा तो इसमें देखने को मिलेगा, तो करंट देखने को नहीं मिला। तो पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हैं तो इस कोयल के थ्रू इसकी मैग्नेटिक लाइंस बदलेंगी। मान लो पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही थी अंदर, लेकिन जैसे ही आप आगे मूव करोगे तो कुछ लाइनें इसके अंदर से पास करेंगी, है ना, ऐसे होती ना लाइनें, कुछ लाइनें इसके अंदर से पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। और देखते हो कि उस समय इस गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या आता है,
करंट आता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। जब आप आगे लेके जाओगे तब भी इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जब पीछे लेके जाओगे तब भी इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बस एक ही अंतर होगा कि दोनों बार डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। मान लो आगे ले जाते वक्त इस डायरेक्शन में था तो पीछे ले जाते वक्त करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्लियर है बात? एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक कोयल लो और इसको तो आप क्या बांधो, बैटरी से बांधो, ठीक है कि नहीं बात आपको? और इसके पास एक दूसरी कोयल रख दो और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो। क्या होगा, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो आपको इसमें इनिशियली डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन तुरंत जीरो हो जाएगा। और जब आप फिर इस की को क्लोज करेंगे तब आप मतलब ऑन करेंगे, सर्किट को इनकम्प्लीट करेंगे, फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में। कुछ बातें नोट करो, जब की को क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन मोमेंट्री डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है? और फिर वो डिफ्लेक्शन तुरंत क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। समझ आई बात आपको? फिर आप बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सर्किट में से करंट गुजर रहा है परंतु इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही आप इस की को हटाते हैं यहाँ से तो इसमें फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। हो क्या रहा है उसको समझिए आप। इनिशियली जैसे की आपने प्रेस की तो करंट मान लो इसमें से तुरंत तो 2 एम्पियर जाएगा नहीं। मान लो ये बैटरी कितना करंट छोड़ सकती है, 2 एम्पियर। इसको 2 एम्पियर होने में कुछ समय लगेगा, डेल्टा टी टाइम लगेगा। क्योंकि देखो 0 से सीधा 2 नहीं होता कोई भी चीज़। 0 से 0.1 होगी, फिर 2 होगी, 0.2, 0.5, फिर 1, 1.5 और फिर जाकर क्या होगी 2। इनिशियली आई क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आई चेंज करता है तो बी भी चेंज करता है ना? वो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है भाई। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो आई चेंज करेगा तो एम भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसमें से नंबर ऑफ लाइनें लगातार क्या होंगी, बदलेंगी। और बदलेंगी तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक समय के बाद आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। अब आई क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। बेटा एक्चुअली में क्या है, 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से पढ़ाते हैं, इसलिए बार बार बी निकल रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फिर करंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं बात आपको? उसके बाद अगर जैसे ही आप बैटरी को क्या करते हो, ये मतलब कि जब की को हटाते हो यहाँ से, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो करंट तुरंत तो 2 हो नहीं, 0 हो नहीं जाएगा। 2 है, 2 से कितना होगा 1.9, फिर 1.5, फिर 1 और फिर कितना हो जाएगा 0। तो अब इसमें से करंट घट रहा है, और करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। और मैग्नेटिक फील्ड घटेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फिर से क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आप लोगों को? ठीक है, तो दिस विल बी दी होल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। EMI को कर लिया है, और जो EMI का EMI के बाद इसमें एक चीज़ और रहती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या रहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी बिल्कुल वही है, ऐसे है, ठीक है कि नहीं बात आपको? ये इसको भी ऐसे याद रखो, फादर, मदर और चाइल्ड। देखो अब इसमें एक EMF आपने क्रिएट कर दिया है, इसमें करंट क्रिएट कर दिया है ना। मैंने बोला कि इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस का मतलब क्या हो गया, इसमें एक इमेजिनरी बैटरी लग गई, क्योंकि बैटरी के बिना कोई करंट का मतलब नहीं है। मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट हो गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बेटा सोचो भाई, करंट तभी भागता है जब 2 पॉइंट के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियली इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो करंट भाग नहीं रहा था, लेकिन अब करंट मूव कर रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आपका क्या इंड्यूस हुआ होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF। क्योंकि जिस तरीके से करंट प्रोड्यूस हुआ है तो ये भी प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको क्या बोल दो आप, EMF प्रोड्यूस या EMF इंड्यूस। EMF इंड्यूस। क्लियर है बात आपको? तो अल्टीमेटली जो हम EMI में प्रोड्यूस क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो करंट के लिए है, जबकि लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, फोर्स के लिए था। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि राइट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर थंब आपको क्या दे, फोर्स की डायरेक्शन दे, ये किसकी दे, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मिडिल फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन देगी। यही आपका क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्लियर है बात आपको? आप एग्जाम्पल लो, मान लो एक कोयल है और उसको मैं बाहर से मूव कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, चल भाई घूम।
इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर आउटसाइड में फोर्स लग रहा है और इसमें अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है कि नहीं बात आपको, उसको किस में रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो अगर आप देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो कंडक्टर में करंट कैसे? इस तरफ। बेटा मोटर और जनरेटर में अंतर ये है, मोटर में मिलता क्या था आपको? करंट मिलता था और मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, और आप क्या इंड्यूस कर देते थे? क्या मतलब फोर्स को क्या कर देते थे? निकाल लेते थे, है ना? वहाँ पर फोर्स निकालते थे, ये मिलता था और करंट मिलता था। और इस केस में ये मिलेगा और ये मिलेगा, मतलब फोर्स मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ। मोटर में क्या है? मोटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिलता था और फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे आप। जनरेटर में उल्टा है, बस मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, फोर्स मिलेगा और आप क्या निकालोगे? करंट की डायरेक्शन निकालोगे। ये है, इसके लिए लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल और इसके लिए क्या लगाओगे? राइट हैंड रूल। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको कम समय में पूरे चैप्टर को समझाने का। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए, और मंडे को मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।